गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। आज हम 12वीं कक्षा की वितान कविता का अगला पाठ करने जा रहे हैं। डायरी के पन्ने एन फ्रेंच द्वारा लिखा गया है। एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। डायरी के पन्ने इट मीन्स डायरी विधा में लिखा गया है। डायरी लेखन देखो, कवि और लेखक जो होते हैं वो सभी कल्पनाशील होते हैं और साथ साथ वातावरण और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उन्हें कई बार लिखने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये बात उस समय की है जब एन फ्रैंक ने डायरी की विधा में लिखा है। तो यह डायरी द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों और मानसिक यातनाओं का जीवंत वर्णन है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे और इसमें एन फ्रैंक ने अपने डायरी लेखन, क्योंकि जो भी होता था उसकी नीति थी कि वो हर शाम को से अपने डायरी में अच्छे और बुरे सारे अनुभवों को अपने डायरी में वो लिखती थी। तो उस समय उनको यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यहूदी समुदाय ऐसा समुदाय था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े। उन्हें गुप्त तहखानों में लंबे लंबे समय तक गुजर बसर करना पड़ा। कि गुप्त में जो छिपे हुए तहखाने होते थे जैसे ज़मीन वगैरह के अंदर, तो उनके बीच में उन्हें लंबा लंबा समय बिताना पड़ता था, कुत्तों की तरह रहना पड़ता था और जहां उन्हें भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं को सहते हुए पशुओं जैसा जीवन जीना पड़ता था उस समय। तो जर्मनी के नाजियों के शिकंजे में फंसकर उन्हें अनेक अमानवीय यातनाओं से दो चार होना पड़ा। तो जो जर्मनी के नाजी थे वो यहूदियों को अच्छा नहीं समझते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और इस प्रकार जो नाजी थे वो यहूदियों पर बहुत ही अमानवीय यातनाएं करते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एन फ्रैंक की डायरी दो यहूदी परिवारों के अज्ञातवास की व्यथा कथा है। व्यथा मिस पीड़ा की कथा है। अज्ञातवास में जो उन्हें अज्ञानता के अंधेरे में छिपकर गुजारना पड़ा। अज्ञातवास क्या होता है? जिसमें हमें हमारे बारे में ज्ञात ना हो, तो उनको वहाँ पर ऐसा समय बिताना पड़ा कि जैसे पता न चले। तो एक था फ्रेंच परिवार और जिसमें उसके माता पिता और उनकी दो बेटियां मार्गोट और एन थी। मार्गोट की उम्र 16 साल और एन की आयु 13 साल की थी। उनके साथ दूसरा परिवार था वानदान दंपति और उनका 16 वर्षीय बेटा पीटर। उनके साथ आठवां व्यक्ति था मिस्टर डसेल। तो इस 8 सदस्यीय परिवार की फ्रैंक साहब के कार्यालय में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों ने मानवीय स्तर पर मदद की थी। तो इन 8 सदस्यीय परिवार की एन फ्रैंक साहब ने उनके ईसाई कर्मचारियों की मदद, यहूदी कौन होते हैं? ईसाई होते हैं, तो इनकी मदद की थी। एन ने इसी अज्ञातवास को कलमबद्ध किया है और उन्होंने कलमबद्ध किया है। तो वो शुरू करती हैं 8 जुलाई बुधवार 1942 से। वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा, प्यारी किट्टी अपनी बिल्ली के बारे में लिखे हैं, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों, इतना कुछ हो गया हो जैसे पूरी दुनिया ही उल्ट पुल्ट हो गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे हूँ। उन्होंने अपनी किट्टी, अपनी प्यारी बिल्ली के लिए लिखा है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, कैसे हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हें पल्ले पड़े में समझ में आई। लेकिन मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि परिवार की दोपहर को क्या, उस दिन रविवार की दोपहर को क्या हुआ था, कि जब ये शुरू हुआ तो उस दिन क्या हुआ था। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, मैंने अब दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। क्योंकि वह बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी।
कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वान दान को देने में मिस्टर वान दान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा? किस चीज़ का बुलावा? वो एक कदम चौंक कर पूछती है, किसका बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए कि उसको पता चल गया कि किस चीज़ का बुलावा आया है, और वो दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लग गए। हम अपने पापा को इस तरह की नीति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा कि हम अपने पापा को उन लोगों के सहारे नहीं छोड़ सकते, हम उन्हें जाने नहीं देंगे, कहा था। तब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वार्नर से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन चुपचाप वो सोच रही थी। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गरेट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वार्नर को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गरेट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। पहले वो नीचे देखते कि कौन आया है, फिर दरवाज़ा खोलते। हमने किसी और को तो भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गरेट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गरेट बाथरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गरेट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग उस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुल बुला रहे थे कि वो अंदर ही अंदर पूछना चाहती थी कि अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे छुपेंगे, कहाँ रहेंगे, आदि सब कुछ। मार्गरेट और मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें जाना है। मैंने सबसे पहले अपने थैले में से एक डायरी ठूसी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं कि उसने कपड़ों की जगह पर किताबें डाली और कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो उसके लिए यादें थी, लेकिन वो कहती है कि ये शायद कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो तब अब हमने मिस्टर किलीमैन को फ़ोन किया कि ये वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मेयप को ला सकें। मेयप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगे। वे अपने साथ जूते, ड्रेस, जैकेट, अंडरवियर तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाने की कोई इच्छा ही नहीं हुई।
मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अजीबोगरीब होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्ड शिम्स को किराए पर दे रखा था। यह तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे वहीं पर मंडराता रहा। मियप और जॉन गियट रात 11 बजे आए। मियप 1933 में पापा की कंपनी में एक काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग, अंडरवियर, किताबें मियप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे थे और खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। वो सो तो गई, लेकिन उसे पता था कि ये रात उसकी आखिरी रात है, तो इसलिए उसने वहाँ से जाना ज़रूरी नहीं समझा। वो सो नहीं पाई और अपना सोच लिया कि इस बिस्तर पर उसकी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर बहुत गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारे जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे, हमसे कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो ऐसी स्थिति में थे कि अपने साथ कपड़ों का बैग, सूटकेस नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन लिए। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस, उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैंप, एक स्कार्फ और इनके अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी भी की कोई परवाह नहीं थी और मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? और किसी को कोई परवाह नहीं थी और वो पूछ रहे थे कि एन तुम्हें कैसा लग रहा है। तो आज इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।